वर्णमाला पार्ट 3 हम पढ़ रहे थे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों के वर्गीकरण में हम पढ़ चुके हैं, जो पहला टाइप था समय या मात्रा लगने के आधार पर, मात्रा या समय लगने के आधार पर। दूसरा क्या पढ़े थे हम? जीवा के आधार पर ना, जीवा के आधार पे। और तीसरा क्या पढ़े थे? मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर। मात्रा या समय लगने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के ना। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? हाँ, और एक दीर्घ बड़ा और लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जीवा के आधार पर कितने पढ़े थे? 3 ना। कौन कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। मुख खुलने के आधार पर 4 प्रकार के। कौन कौन से? हाँ, सम्मिलित स्वर, अर्ध सम्मिलित स्वर, विपरीत स्वर और अर्ध विपरीत स्वर। आज हम पढ़ेंगे चौथा, जातीय विभाजन के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जातीय विभाजन के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 भागों में करते हैं हम। पहला है सजातीय स्वर और दूसरा है विजातीय स्वर। सजातीय स्वर किसे कहते हैं? ऐसे स्वर जो समान स्वरों से मिलकर बने होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सजातीय स्वर। जैसे क्या है? बड़ा, बड़ी और बड़ा हो ना। अब बड़ा किससे बना है? आ प्लस आ से। बड़ी ई, छोटी ई प्लस छोटी ई। बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ ना। ये किससे बने हैं? समान स्वरों से बने हैं। अगर समान स्वरों से मिलकर बने हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे सजातीय स्वर। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ ना। सजातीय स्वर में ही एक चीज़ पूछा जाता है, मूल स्वर। मूल स्वर ना। मूल स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। मूल स्वर कितने होते हैं? 4। आ, ई, उ और री। आ, ई, उ, री। यानी मूल स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं ना। जबकि सजातीय स्वर कितने होते हैं? 3 होते हैं। सजातीय स्वर 3 होते हैं, लेकिन मूल स्वर 4 होते हैं। अब हम देखते हैं विजातीय स्वर। विजातीय स्वर ऐसे स्वरों कहा जाता है जो असमान स्वरों से मिलकर बने होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है ना। विजातीय स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ए, ऐ, ओ, औ। ए किससे बना है? आ प्लस ई से ना। आ प्लस ई से। और आई किससे बना है? आ प्लस ए से। आ प्लस ए से ना। ओ किससे बना है? आ प्लस ऊ से ना। आ प्लस ऊ से। औ किससे बना है? आ प्लस ओ से ना। ए किससे बना है? आ प्लस ई। आ, ई, ए। आ, ए ना। आ, ए, ऐ। आ, उ, ओ, आ, ओ, औ ना। ये जो हमारे 4 हैं, ए, ऐ, ओ, औ ना, ये हमारे क्या हैं? विजातीय स्वर हैं। अगर इसमें पूछा जाए
कि मूल स्वर कितने होते हैं? 4। आ, ई, उ, री। सजाती स्वर कितने होते हैं? 3। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ। बड़ा किससे बना है? आ प्लस आ से। बड़ी ई प्लस ई से। और बड़ा उ प्लस उ से। और विजातीय स्वर 4 होते हैं। ए, ऐ, ओ, औ। ए किससे बना है? आ प्लस ई से। ऐ किससे बना है? आ प्लस ए से। ओ किससे बना है? आ प्लस उ से। औ किससे बना है? आ प्लस ओ से। अब अगला हम पढ़ेंगे 5वां। ओठों की आवृत्ति के आधार पर। ओठों की आवृत्ति के आधार पर। ओठों की आवृत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। ओठों की आवृत्ति के आधार पर स्वरों को हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला होता है वृत्तमुखी। वृत्तमुखी। और दूसरा हमारा होता है आवृत्तमुखी। आवृत्तमुखी। ओठों की आवृत्ति के आधार पर जो हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं वह 2 आधार पर करते हैं या 2 प्रकार से करते हैं। एक होता है वृत्तमुखी स्वर और दूसरा होता है आवृत्तमुखी स्वर। अब इसको हम समझते हैं कि वृत्तमुखी स्वर किसे कहते हैं और आवृत्तमुखी स्वर किसे कहते हैं। वृत्तमुखी स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनको हम बोलते जिनको जब हम बोलते हैं इन स्वरों को तो बोलते समय हमारा ओठ गोल हो जाता है ना। इनके उच्चारण में ओठ की आकृति क्या हो जाती है? गोल हो जाती है। और आवृत्तमुखी में इनके उच्चारण में ओठों की आकृति गोल नहीं होती है ना। उच्चारण में ओठों की आकृति क्या हो जाती है? गोल। क्या कह सकते हैं? मुंह, चाहे ओठ कहें चाहे मुंह। ओठों की आकृति गोल हो जाती है। ओठों की आकृति गोल हो जाती है। इसमें आते हैं हमारा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ओ, औ, ये 4 आते हैं। वृत्तमुखी स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऊ ना, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ ना। इसका उच्चारण करो ओ ना। ओठ की आकृति गोल हो रही कि नहीं? चाहे छोटा ऊ बोले चाहे बड़ा ऊ। ओ, औ, इनको भी बोलने पर ओठ की आकृति कैसी हो रही है? गोल हो रही है ना। आवृत्तमुखी किसे कहते हैं? इनके उच्चारण में ओठ की आकृति गोल नहीं होती है। गोल नहीं होती है ना। कौन कौन से हैं? आ, बड़ा आ ना, ई, बड़ी ई, और कौन सा बच गया? आ, बड़ा आ, छोटी ऊ, छोटी बड़ी ए, ऐ ना। ए, ऐ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ना।
इसमें एक और लिख सकते हैं हम आगत स्वर ना, आगत स्वर इस तरीके से होता है, आ के ऊपर इस तरीके से, ये आगत स्वर है। वृत्तमुखी में जो वृत्तमुखी स्वर होते हैं उनके उच्चारण में ओठ की आकृति गोल नहीं होती है ना। आ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए और आगत स्वर ना आ। जबकि वृत्तमुखी स्वर में क्या होगा, जब इनका उच्चारण हम करेंगे तो ओठों की आकृति गोल हो जाती है। ऊ ना, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। री और रा में भेद। री क्या है, स्वर है। री क्या है, स्वर है। और रा क्या है, व्यंजन है ना। जब हम पढ़ रहे थे स्वरों की संख्या ना, स्वरों की संख्या में उच्चारण में ना, उच्चारण के आधार पर जब हम करते हैं स्वरों की संख्या, तो उसमें री को हम नहीं काउंट करते हैं, नहीं गिनते हैं ना। लेकिन जब हम लिखने के आधार पर करते हैं तो री को स्वर में शामिल करते हैं ना। इसीलिए कहते हैं लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11, जबकि उच्चारण के आधार पे 10 होती है ना। अब देखते हैं रा का सामान्य रूप। रा के सामान्य रूप में जैसे एग्जाम्पल रमेश, राजेश, राकेश, रामू और राम में, इसमें जो रा है ये सब क्या है, रा का सामान्य रूप है। रा का सामान्य रूप है। और रा का रेफ रूप क्या है, धर्म, कर्म, चर्म, शर्म, नर्म, मर्म, ये जो लगा है ना, ये क्या है, रा का रेफ रूप। ये क्या है, रा का रेफ रूप। ये क्या है, रा का रेफ रूप। अब रा का पदेन रूप, जैसे लिखा है ट्रक, ट्रैक्टर ना, ट्रैक, प्रकार, प्रकाश, और लिख सकते हैं हम क्रिया ना, भ्रम। इसमें जो रा लगा है इस तरीके, ये वाला रा ना, इसमें ये है रा का पदेन रूप। रा का क्या है, पदेन रूप। अब यहाँ समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ, ये जो तीनों लिखे हैं। इसमें जो रा का रेफ रूप है, रा का रेफ रूप है, ये सिर्फ क्या है, आधा है। रा का जो रेफ रूप होता है उसमें रा क्या होता है, आधा। बाकी जो सामान्य रूप है और पदेन रूप है, क्या है, रा का सामान्य रूप और पदेन रूप, और पदेन रूप। इसमें रा क्या है, रा पूरा है। इसमें रा क्या है, पूरा है, रा पूरा है। जैसे अगर एग्जाम्पल में कहा जाए, जैसे कहा जाए कि ट्रक ना, ट्रक, ट्रक में अगर पूछे ट्रक में रा का कौन सा रूप आया है, बताओ, सामान्य रूप है कि रेफ रूप है कि पदेन रूप है? हाँ, पदेन रूप है। क्या है, पदेन रूप। ये पूछ सकता है। यह पूछेगा, बताइए जो ट्रक लिखा है इसमें रा आधा है कि पूरा है? रा आधा है। रा क्या है, आधा है। पदेन रूप में रा क्या होता है, पूरा होता है। पदेन रूप में रा क्या होता है, पूरा होता है। तो इसमें रा क्या है, पूरा, पूरा है, पूरा है ना। सिर्फ रेफ रूप में रा क्या होता है, आधा होता है। रा क्या होता है, आधा होता है। बाकी सब में चाहे सामान्य रूप हो चाहे
पदेन रूप हो उसमें रा क्या होगा? क्या होगा? पूरा होगा ना। इसको याद करने का तरीका क्या है? आधा, जैसे कोई चीज़ आधा है ना, आधा मतलब जैसे मान लो ये क्या है? आधा है। और ये क्या है? पूरा है ना। ये क्या है? आधा। और ये क्या है? पूरा है। बताओ किसको उठाना आसान है? सर जी आधा। हाँ, आधा। आधा को, इसको उठाना क्या है? आसान। उठाना आसान है। और इसको उठाना? इसको उठाना क्या है? हाँ, कठिन है। इसको उठाना क्या है? कठिन है ना। इसको उठाना क्या है? कठिन है। तो इससे हम क्या लगा सकते हैं? जो आधा है उसको ऊपर रख के चलेंगे कि नहीं? हल्का है, उठाना आसान है, उठा लेंगे। तो इसमें कहेंगे जो आधा है वो ऊपर रहेगा ना। जैसे यहाँ देखो रा क्या है? ऊपर ऊपर ऊपर। इसको कहेंगे रा क्या है? आधा है। और जो उठाना कठिन है उसको कहाँ रखेंगे? नीचे। नीचे लेकर चलेंगे। यहाँ देखो नीचे है रा ना, इसमें देखो पदेन रूप में रा क्या है? नीचे। तो कहेंगे ये क्या है? पूरा है ना। इसे कह सकते हैं रा क्या इसमें होगा? पूरा। और इसमें रा आधा। जो वस्तु हल्की होगी उसको हम ऊपर रखेंगे ना। जो वस्तु क्या होगी? भारी होगी, वो क्या रखेंगे? हम नीचे रखेंगे। अब हम देखते हैं परंपरागत अतिरिक्त वर्ण। परंपरागत अतिरिक्त वर्ण में चंद्रबिंदु, अनुस्वार और विसर्ग आते हैं ना। चंद्रबिंदु का साइन इस तरीके से, अनुस्वार का एक बिंदी ऊपर ना, और विसर्ग का बगल में डबल बिंदी। अब हम समझते हैं चंद्रबिंदु ना। चंद्रबिंदु कहाँ लगाएंगे? जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करेंगे ना, किसी शब्द का उच्चारण करेंगे या किसी स्वर का उच्चारण करेंगे। हालांकि ये स्वर नहीं होते हैं ना तो चंद्रबिंदु, ना चंद्रबिंदु, ना तो अनुस्वार, ना तो विसर्ग, ये स्वर नहीं होते। ना तो ये स्वर होते हैं और ना ये व्यंजन होते हैं ना। अगर नाक से अगर इनका उच्चारण किया जाए ना, अगर उच्चारण करते समय नाक से कम तथा मुख से ज़्यादा वायु निकलती है, मुख से ज़्यादा वायु निकलती है, तो वहाँ किसका प्रयोग हम करते हैं? चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं ना। जो जहाँ पर चंद्र बिंदु लगता है ना, वो शब्द ज़्यादातर क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। जो तद्भव शब्द होते हैं उसमें ज़्यादातर क्या लगता है? चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। जैसे हम लिखें जांच ना, जांच हो गया। काटा, और क्या? बाटा। और क्या लिख सकते हैं? गांव ना, आदि। यहाँ पर क्या लगा है? चंद्र बिंदु। ये जो शब्द है क्या है? तद्भव शब्द है ना। गांव, काटा, बाटा, जांच। अब अनुस्वार, जब अनुस्वार का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब उच्चारण करते समय नाक से
अधिक तथा मुख से कम वायु निकलती है, वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं? अनुस्वार का ना। ये शब्द ज़्यादातर क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। क्या होते हैं? तत्सम। यहाँ जो तद्भव है, तद्भव मतलब समझ सकते हैं हम हिंदी वाले शब्द। तद्भव मतलब हिंदी वाले शब्द, तस्य मतलब संस्कृत वाले ना। संस्कृत प्रयोग किए जाते हैं ज़्यादातर। जैसे लिखे हम दंत, दंत ना। जब हम दंत का उच्चारण करेंगे तो क्या होगा? नाक, दंत ना। नाक से अधिक तथा मुख से कम वायु निकलती है, दंत हो गया। और क्या? पंत, पंत नहीं, दंत हो गया। कंटक ना, कंटक हो गया। और क्या? और कोई वर्ड? दंत हो गया ना, कंटक हो गया। और आदि लिख देते हैं ना। दंत हो गया ना, कंटक आदि। अब विसर्ग, जो विसर्ग होते हैं ना, विसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? संस्कृत, संस्कृत में प्रयोग करते हैं। संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, संस्कृत में प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रातः काल या प्रातः ना। और क्या लिखते हैं? दुख ना। और क्या? प्रातः, प्रातः काल, प्रातः ना। और क्या? और कोई शब्द बोलो। हाँ? मान्यता, मान्यता, प्रातः हो गया, दुख हो गया, प्रातः हो गया। और कोई? आदि, अतः, हाँ, अतः, आदि। चंद्रबिंदु, अनुस्वार और विसर्ग। चंद्रबिंदु नाक से कम, मुख से ज़्यादा वायु निकलती है। अनुस्वार में नाक से अधिक, मुख से कम वायु निकलती है। जबकि विसर्ग जो होते हैं संस्कृत प्रयोग किए जाते हैं। जैसे क्या हुआ? प्रातः काल, दुख, प्रातः, अतः। ये जो चंद्रबिंदु ना, चंद्रबिंदु का प्रयोग जहाँ किया जाता है, वो शब्द क्या होते हैं? तद्भव। क्या होते हैं? तद्भव। जैसे क्या हुआ? जांच हो गया, कांटा, बाटा ना। और गांव हो गया। और क्या लिख सकते हैं? चाँद ना। इसमें तत्सम में जो हमारे अनुस्वार होते हैं वो तत्सम शब्द में आते हैं ज़्यादातर ना। दंत हो गया, कंटक हो गया, चंद्र लिख लें ना, चंद्र लिख लें ना, आदि। और विसर्ग वाले में प्रातः, अतः, आदि। अनुस्वार और विसर्ग ना, अनुस्वार और विसर्ग और चंद्रबिंदु के बारे में हमने पढ़ा। पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी
पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी के अनुसार ये मतलब अनुस्वार विसर्ग चंद्र बिंदु है ना, अनुस्वार विसर्ग और चंद्र बिंदु ये ना तो स्वर है, न तो स्वर है और न ही व्यंजन है, और न ही व्यंजन है। चंद्रबिंदु, अनुस्वार, विसर्ग ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है ना। अच्छे बताओ, व्यंजन कोई भी व्यंजन हो ना, व्यंजन किसके पहले आता है? व्यंजन किसके पहले आता है? व्यंजन हमेशा स्वर के पहले आएगा ना, हमेशा स्वर के पहले आता है। व्यंजन हमेशा स्वर के पहले आता है। जैसे हम कोई भी व्यंजन लिखें, जैसे व्यंजन लिख दें हम खा ना, खा हम जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? खा ना, कोई भी शब्द लिख दें खा ही नहीं ना, खा और आ। कोई भी व्यंजन हो हमेशा किसके पहले आएगा? स्वर के पहले आएगा ना। व्यंजन जो है हमेशा स्वर के पहले आता है। और जैसे एक पॉइंट, कोई भी दो स्वर, कोई भी दो स्वर, कोई भी दो स्वर एक साथ कभी भी नहीं आते हैं, कभी भी नहीं आते हैं। ना, कभी भी नहीं आते हैं, बशर्ते क्रिया शब्द न हो। क्या ना हो? क्रिया शब्द न हो, क्रिया शब्द न हो। क्रिया शब्द आ सकती है, जैसे हम लिखें आई ना, आई क्या है? क्रिया शब्द है। इसमें ये भी क्या है? स्वर। ये भी क्या है? स्वर। ये क्या है? क्रिया शब्द है। क्रिया शब्द के अलावा ना कोई भी शब्द नहीं है जिसमें दो स्वर एक साथ आए ना। आई हो गया, जैसे लिख दे आओ, स्वर है कि नहीं? ये भी क्या है? क्रिया शब्द है। क्रिया शब्द में आ सकता है, लेकिन क्रिया के अलावा कोई भी शब्द नहीं होगा जिसमें दो स्वर एक साथ आएंगे ना। जैसे यहाँ अभी हमने क्या देखा, जो पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी थे उन्होंने क्या बताया, जो अनुस्वार होते हैं, विसर्ग होते हैं, चंद्रबिंदु होते हैं, ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं ना। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? अयोगवा। क्या कहते हैं? अयोगवा। अयोगवा में क्या आता है? अंग और आह ना, अनुस्वार और विसर्ग। अभी हमने क्या देखा, पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी के अनुसार अयोगवा क्या होते हैं?
अनुस्वार और विसर्ग, ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। हम पढ़ रहे थे स्वरों का वर्गीकरण। अगर पूछा जाए संस्कृत में ना, संस्कृत में स्वर को क्या कहते हैं? संस्कृत को स्वर में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अच ना। संस्कृत में स्वर को क्या कहते हैं? अच। और व्यंजन को हल। व्यंजन क्या कहते हैं? हल। हल कहते हैं। संस्कृत में स्वर को क्या कहते हैं? अच। अच ये कहाँ से आया? जो महेश्वर सूत्र होते हैं, अयुर, ऋलिक, ए ओंग और ए औच। अगर पूछा जाए संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। हिंदी में कितनी होती है? 11 ना। लिखने के आधार पे, उच्चारण के आधार पे 10। ये हमारा स्वरों का वर्गीकरण खत्म होता है।